नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आदेश है, एक चीख है और एक बिल्कुल नई दुनिया का सपना भी। हम बात कर रहे हैं नामदेव ढसाल की कविता मैन यू शुड एक्सप्लोड की। तो चलिए इस विस्फोटक ख्याल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत ही एक धमाके से होती है। पहली ही लाइन एक हुक्म है, आदमी तुम्हें फटना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो बगावत और हिंसा का पूरा माहौल तैयार कर देता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर कोई कवि अपने पढ़ने वाले को ही फट जाने के लिए क्यों कहेगा? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? तो इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस आग को समझना होगा जो इस कवि के अंदर धधक रही थी। तो आखिर कौन थे ये नामदेव ढसाल? नामदेव ढसाल ये सिर्फ एक कवि का नाम नहीं है। वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े दलित कवि, लेखक और एक्टिविस्ट थे। उन्होंने 1972 में दलित पैंथर्स मूवमेंट की नींव रखी। एक ऐसा आंदोलन जो जाति के नाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक बहुत ताकतवर आवाज बना। समझिए, ढसाल के लिए ना कविता सिर्फ लिखने पढ़ने की चीज नहीं थी, वो उनके लिए अन्याय के खिलाफ एक हथियार थी। और उनकी सबसे मशहूर किताब गोलपीठा इसी क्रांतिकारी सोच का जीता जागता सबूत। तो अब आते हैं कविता पर। कविता का पहला निशाना, उसका पहला वार किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर है, अपने आप पर। यह सिर्फ जिस्म को तबाह करने की बात नहीं हो रही है, नहीं, ये उस पूरे सिस्टम, उस पूरी सोच को तबाह करने की बात है जिससे हम अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कविता कहती है कि बदलाव की शुरुआत खुद के विनाश से ही होगी। और ये विनाश कैसा है? ढसाल कहते हैं, जंगली धुन पर नाचो, चरस पियो, गांजा पियो, देसी शराब गटक जाओ। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ नशा करना नहीं है। ये असल में समाज के बनाए हुए सारे सभ्य और अच्छे नियमों को तोड़ने का एक तरीका है। अपनी उस जंगली, उस प्राइमल एनर्जी को बाहर निकालने का एक जरिया है जिसे समाज ने दबा रखा। और बात यही नहीं रुकती। आगे वो कहते हैं, हर किसी को गाली दो, उसे थप्पड़ मारो, उसे पीटो। ये हिंसा सिर्फ हिंसा के लिए नहीं है। सोचकर देखिए, जब सदियों से आपको सिर्फ जी हुजूर कहना सिखाया गया हो, तो हर किसी को गाली देना उस जबरदस्ती की चुप्पी को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका बन जाता है। ये उस झूठी विनम्रता के नकाब को फाड़कर फेंक देने जैसा है जो जाति व्यवस्था आप पर थोपती है। और फिर हिंसा अपनी सारी हदें पार कर जाती है। कविता कहती है, तुम्हें बिना पलक झपकाए किसी की भी अंतड़ियां निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये सुनने में बहुत ही भयानक है और होना भी चाहिए। ढसाल शायद यही कहना चाहते हैं कि जुल्म की जंजीरों को तोड़ने के लिए कभी-कभी वैसी ही क्रूरता अपनानी पड़ती है। ये लाइनें हमें असहज करने के लिए ही लिखी गई हैं, ताकि हम उस दर्द की, उस पीड़ा की गहराई को समझ सकें। तो ठीक है, पहले खुद का विनाश हो गया। अब कविता का गुस्सा बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ता है। अब निशाने पर क्या है? समाज, पैसा और परिवार, यानी वो सारे ढांचे जो इस अन्याय की जड़ हैं। कविता कहती है, अपने पड़ोसियों को लूटो, बैंक तोड़ डालो, साहूकारों और अमीरजादों की माओं को गाली दो। ये सीधा हमला है उस इकोनॉमिक सिस्टम पर जो शोषण पर, एक्सप्लॉयटेशन पर टिका है। ये उस पूरे ढांचे के खिलाफ एक हिंसक बगावत है जिसने ढसाल के मुताबिक सदियों से गरीबों का खून चूसा है। अब जो लाइनें आ रही हैं वो शायद इस कविता का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। सरेआम स्टेज पर गैंग रेप करो, वैश्यालयों को बढ़ाओ। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे लिटरली नहीं लेना है। ये भयानक इमेजरी असल में इज्जत, सम्मान और पवित्रता जैसे खोखले विचारों पर एक सिंबॉलिक हमला है। वो विचार जिनका इस्तेमाल अक्सर औरतों को कंट्रोल करने और जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ढसाल समाज के हर उस पिलर को गिरा देना चाहते हैं जिसे वो पाखंडी या हाइपोक्रिटिकल मानते हैं। इसके बाद हमला होता है सीधे सत्ता के प्रतीकों पर। कविता कहती है, सड़कें खोद डालो, पुल उखाड़ फेंको, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन तोड़ दो। ये सिर्फ इमारतें नहीं है ना, ये सड़कें, ये पुल, ये स्टेशन, ये सब स्टेट की यानी सरकार की ताकत और कंट्रोल के निशान हैं। और इन्हें तबाह करने का मतलब है सीधे सीधे उस सत्ता को चैलेंज करना जो जुल्म करती है। तो अब ये विनाश अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब निशाना सिर्फ इमारतें या लोग नहीं है, नहीं, अब निशाना है वो विचार, वो आइडियाज जिन पर हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी सिविलाइजेशन टिकी है, यानी कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म।
और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 साल किसी को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं इन सबको गटर में फेंक दो। प्लेटो, आइंस्टाइन, मार्क्स, कालिदास, तुकाराम, शेक्सपियर। क्या मतलब हुआ इसका? वेस्ट से लेकर इंडिया तक हर बड़े थिंकर को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि इन सब के विचारों ने चाहे अनचाहे उसी दुनिया को बनाने में मदद की है जो आज इतनी जालिम है। और फिर आता है आखिरी विद्रोह, संगठित धर्म के खिलाफ। कविता कहती है, मंदिर, चर्च, मस्जिद सबको तोड़कर मलबे में मिला दो और सारे पुजारियों को तोप से उड़ा दो। ये आखिरी हमला है। ढसाल के लिए ये सारे धर्म उस पुरानी सड़ी गली दुनिया के सबसे मजबूत खंबे हैं और इन्हें जड़ से उखाड़े बना नई दुनिया नहीं बन सकती। तो इतनी तबाही, इतनी हिंसा, इतना ज्यादा गुस्सा। सवाल तो उठता है कि आखिर इस सब का पॉइंट क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया में अराजकता, केओस फैलाने के लिए है? नहीं। यहीं पर यह कविता एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब हमें इस पूरे केओस का असली मकसद पता चलता है। ये जो विनाश है, ये अंत नहीं है। ये तो बस एक नई शुरुआत के लिए जमीन साफ की जा रही है। एक ऐसी जमीन जहां इस राख से एक नया बीज फूटेगा। देखिए, कविता हमारे सामने दो दुनियाओं की तस्वीर रखती है। एक तरफ है वो दुनिया जिसे तबाह करना है, जहां गोरे काले का भेद है, ब्राह्मण शूद्र का भेद है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सब हमें बांटते हैं। और दूसरी तरफ है वो दुनिया जिसे पैदा करना है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई किसी को नाम से नहीं चढ़ाएगा, जहां कोई जात पात नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं, और जहां माँ और बहन की पहचान होगी। और यहीं हमें उस नई दुनिया की पहली झलक दिखाई देती है। कविता कहती है, इस सब के बाद जो भी जिंदा बचेंगे वो किसी को लूटेंगे नहीं और ना ही किसी को अपना गुलाम बनाएंगे। बस हिंसा का, शोषण का जो पूरा चक्कर था वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अपनी आखिरी लाइनों में ये कविता उस नई इंसानियत का गीत गाती है, एक ऐसी इंसानियत जो बराबरी और प्यार की नींव पर खड़ी होगी। ये एक नए इंसान का, एक नई दुनिया का नेशनल एंथम है। तो ये नया परिवार कैसा है? कविता कहती है, आसमान को अपना दादा समझना चाहिए और धरती को अपनी दादी। कितनी खूबसूरत कल्पना है ना? यहाँ हम इंसानों के बनाए झूठे रिश्तों से नहीं बल्कि सीधे कुदरत से, नेचर से जुड़े हैं। और इस नजरिए से देखें तो हम सब एक ही तो परिवार हैं। और इस नई दुनिया के उसूल, इसके वैल्यूज भी बिल्कुल साफ हैं। खाने का हर निवाला एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए और एक गीत लिखना चाहिए खुद इंसानियत के लिए। मतलब पूजा किसी भगवान की नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की होगी। यहाँ पर कम्युनिटी हमारा समाज, वही हमारा धर्म होगा। और आखिर में ये लाइन आती है, आदमी आदमी को सिर्फ आदमी का गीत गाना चाहिए। यही इस कविता का आखिरी और सबसे ताकतवर संदेश है। एक ऐसी दुनिया की पुकार जहां हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल सिर्फ इंसानियत हो, जहां इंसान सिर्फ इंसान के गीत गाए, किसी भगवान, किसी देश या किसी जाति के नहीं। तो सारी तबाही के बाद सिर्फ क्रिएशन बचता है, और वो क्रिएशन है एक नई इंसानियत। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप साहित्य के ऐसे ही गहरे और डिटेल्ड एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।